नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि प्राचीन इतिहास के क्या स्रोत रहे। प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों पर हम चर्चा कर रहे थे और इतिहास की जहाँ तक बात हम लोग पहले से भी जानते हैं, जो काल क्रमिक विवरण होता है, काल के अनुसार क्रम में जब उन्हें हम सजा देते हैं तो वह इतिहास बन जाता है और उसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास एक दिन में नहीं, उनको बनने में कई वर्ष लगते हैं, कई 100 वर्ष लगते हैं, कई साल लग जाते हैं। इसी को हम क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं और यही क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है इतिहास को और सरल और सहज बनाता है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के उन ऐतिहासिक स्रोतों में जिसमें सिक्कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिक्कों के माध्यम से हम किस प्रकार जो है जानकारी प्राप्त किए, किस वंश में किस राजा ने और किस धातु के सिक्कों का निर्माण किया, इन सब से हमें उस वक्त की स्थिति और आर्थिक स्थिति का बहुत ही सहज तरीके से पता चल पाता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। आइए हम बात करते हैं कि उस समय जब खुदाई का दौर चल रहा होता था तो खुदाई अधिकतर टीलों की होती थी। टीलों यानी जिसे हम माउंट्स के रूप में जानते हैं और माउंट्स कहते हैं। ये जब खुदाई होते थे उनसे बहुत सारे अधिकांश पुरातात्विक वस्तुएं मिला करती थी और जिनसे यह पता चल पाता था कि किस प्रकार की सभ्यता संस्कृति उस वक्त रहा करती होगी। और इसी टीलों को अगर हम टीलों को परिभाषित करने के रूप में कुछ शब्दों को पिरोएं तो यह कहा जा सकता है कि धरती का वह समतल भाग पर अगर कहीं पर ऊंचे जगह बन जाते होंगे, जिसका अभिप्राय कि कालांतर में वहाँ पे कोई गांव या समाज या कुछ ऐसी वस्तुएं दबकर उस जगह को टीलानुमा बना दिया होगा। जब उनकी खोज होती है, उनकी खुदाई होती है, उनका उत्खनन होता है तो मिट्टी के नीचे से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं निकलती हैं जो कि पिछले और पश्चात कालों का विवरण देता है। उस वक्त किस प्रकार के बर्तन लोग प्रयोग करते थे, किस प्रकार के सिक्के प्रयोग करते थे, किस प्रकार की घरें हुआ करती थी, किस प्रकार की औजारें वो लोग प्रयोग करते थे, ये सब तथ्यों की जानकारी हमें जब खुदाई करते हैं और उससे जो मिलता है उसी से पता चल पाता है। दूसरी बात कि टीलों स्मारकों का जो उत्खनन होता है, जब हम उसके नीचे की खुदाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न बनता है कि टीलों और स्मारकों के उत्खनन का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं। उसे हम कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो ये आर्कियोलॉजी के अंतर्गत जिन बातों की चर्चा होती है, जिनका अध्ययन होता है, हम उसे कहते हैं कि टीलों व स्मारकों के उत्खनन का अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी कहलाता है, जिसे हम पुरातत्व विज्ञान भी कहते हैं। बात है कि उत्खनन से हमें फायदा क्या होता था, उत्खनन से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती थी। तो उत्खनन से हमें जिस चीज की जानकारी होती थी कि उस समय के वस्तु जो भौतिक अवस्था में हमें कुछ वस्तु का प्राप्त होता था, वस्तु को जब हम प्राप्त करते थे तो उस वस्तु से हम पता कर पाने में सक्षम होते थे यह कितना वर्ष पुराना है, यह किस प्रकार के, जब हम उस पर अध्ययन करने के बाद उसके विस्तृत चर्चाओं पर हम बात करते थे, उनके भविष्य की बात करते थे, उनके वर्तमान परिदृश्य की बात करते थे, तब हमें यह ज्ञात हो पाने में सक्षम हो पाते थे हम कि वह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी था, उपयोगी रहा होगा। तो उत्खनन से जो जानकारी मिलती थी तो सबसे पहली जानकारी और अधिक जानकारी जो है गंगा की घाटी में जो विकसित भौतिक संस्कृति हुआ करती थी। भौतिक संस्कृति से यहाँ तात्पर्य था उनके रहन सहन से, उनके जीवन से, वे किस प्रकार के बर्तन प्रयोग करते थे, किस प्रकार के सिक्के प्रयोग करते थे, किस प्रकार का उनका भवन औजार हुआ करता था, उनका अनाज वे किस तरह का यूज करते थे। तो ये सब जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होता था।
और उस समय हथियार भी जो पत्थर के या किसी धातु के बने होते थे, ये सब जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होता है। और मृदभांड, जो किस प्रकार की मृदभांड का वो लोग प्रयोग करते थे, तो हम इस निष्कर्ष पर उत्खनन के द्वारा ही पहुंच पाते हैं। दूसरी बात कि जब हम उत्खनन के रूप में जब हम लोगों ने आगे देखा, तो दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति थी कि जब कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता था, मर जाता था, जब उसे दफनाते थे, उनके साथ साथ कुछ अनाज, कुछ जो है औजारें, कुछ धातुएं, हाँ, इत्यादि चीज़ों को साथ में दफना दिया जाता था। और साथ ही जब उसके ऊपर जो है एक घेरा लगा दिया जाता था बड़े बड़े पत्थरों का, और वे पत्थर जब एक स्मारक के रूप में हो जाते थे, तो उसे ही जो है इतिहास में कहा गया महापाषाण। महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहा जाता है ऐसे ही स्मारक को। तो आज के भी दौर में बहुत सारे ऐसे प्रचलित है धारणाएं कि जब कोई व्यक्ति संसार को अलविदा कहता है तो उनकी प्रिय वस्तु उनके साथ छोड़ देते हैं। तो उस समय भी ऐसा रहा होगा कि व्यक्ति जब संसार से अलविदा होते थे तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें, उनके प्रिय चीज, उनकी प्रिय वस्तु उनके कब्र में ही दफना दिया जाता था, और उसके ऊपर जो मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे एक स्मारक की तरह। तो वह स्मारक जो है मेगालिथ कहलाता था, जिसे हम महापाषाण कहते थे। उसके बाद हम उम्रों का पता लगाते थे। उस समय जब आज के दौर में जब कार्बन 14 पद्धति आई, तो कार्बन 14 पद्धति से जो है हम बहुत सारी ऐसे उनके उम्रों का पता लगा सकते थे, वे किस काल में थे उसका पता लगा सकते थे, क्योंकि ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हम जो है हाल फिलहाल में ही जो है राजस्थान और कश्मीर में यह देखा कि किस प्रकार 7000 से 6000 वर्ष पूर्व जो है वहाँ कृषि का कार्य प्रचलन में था। और वैसे भी रेडियो कार्बन जो डेटिंग होता है, यह जो है एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम किसी भी वस्तु का ये कालक्रम का पता कर सकते थे, वह वस्तु कितनी पुरानी है। और साथ ही रेडियो कार्बन या कार्बन 14 जो पद्धति था, यह रेडियोधर्मी, कार्बन के जो रेडियोधर्मी होते थे, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव के द्वारा जो है हम यह कार्बन का ही जो एक समस्थानिक हुआ करता था, जिसे आइसोटोप कहते हैं, और उसी के द्वारा जो है हम उन वस्तुओं में जो किस काल में था, और आज भी सभी सजीवों में वह विद्यमान होता है वो आइसोटोप, और उस समय भी रहा होगा, तो उसके आधार पर हम उसके काल की गणना कर लेते हैं, और वह कितना वर्ष पुराना था उसके आयु की गणना हम अनुमानित कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद पशुओं में जानवरों के हड्डियों से जो है हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते थे कि उनकी आयु कितनी है, वह पालतू रहा होगा या वह जंगली रहा होगा, ये सारे अनुमान हम कार्बन 14 पद्धति से कर लेते थे। उसके बाद पौधों के जो अवशेष हुआ करते थे, पौधों के अवशेषों का परीक्षण तथा परागों जो कि पोलेन के द्वारा जो है जलवायु व वनस्पति का भी हम इतिहास इस कार्बन 14 पद्धति के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम उसी प्रकार जब अगले पैदान पर जाएं कि इस ऐतिहासिक स्रोत जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर था, तो सिक्के बहुत ही मायने रखते थे, और ये सिक्के अधिकांश जो है किस धातु के बने होते थे, किस राजवंश में किस काल में कौन से सिक्के थे, उनकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों का जो स्टडी है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मुद्रा शास्त्र, क्योंकि सिक्का तो मुद्रा ही कहलाता है एक प्रकार का। तो उसे सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है, और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और उस समय अधिकांश सिक्के जो होते थे वे धातु के बने होते थे, और वह जो प्रचलन था धातु, उन धातुओं के माध्यम से सिक्के का निर्माण किया जाता था। तो निश्चित रूप से सिक्कों को ढालने के लिए सांचाएं होती थी, तो खुदाई में उत्खनन में जो है उसका सांचा भी मिला। और उसके बाद जिन सिक्कों पर, सिक्कों के भी कई प्रारूप होते थे, जिन सिक्कों पर किस पर कुछ अंकित हुआ करता था, किसी पर कोई आकृति हुआ करती थी। तो जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं, केवल आकृति होती थी, जिन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता था, किसी लिपि में कुछ लिखा नहीं जाता था, और सिंपल उस पर कोई आकृति या फिगर हुआ करता था, ऐसे सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। तो पंचमार्क और आहत सिक्के किसे कहते थे कि जिन सिक्कों पर कोई लिपि में कुछ उत्खनन नहीं होता था, कोई लेख नहीं होता था, सिर्फ आकृति होती थी, वह पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। और खुदाई के दौरान बहुत सारे
सिक्के, धातुओं के सिक्के मिले, जिसमें तांबा, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के के सांचे मिले, है ना। गौर करने की बात है कि खुदाई में तांबा, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले, जो अधिकांश कुषाण काल के थे। कुषाण काल में अधिकांश प्रचलित रहा होगा, लेकिन जब बात आती है कि किस काल में सोने के सिक्के बहुत प्रचलित थे, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो सिक्कों पर जो है वो लेख लिखने की परंपरा और तिथियां लिखने की परंपरा जो थी, यह सब सर्वप्रथम यूनानी शासकों के द्वारा ही सामने आता है। और सिक्कों का प्रयोग जो है किस चीज में किया जाता था? निश्चित रूप से जो आज हम लोग करते हैं आय व्यय में, खरीद बिक्री में, वस्तुओं को खरीदने में, तो उस समय भी सिक्के का प्रयोग जो है खरीद बिक्री में किया जाता था, दान दक्षिणा के रूप में किया जाता था, वेतन मजदूरी की जो है भुगतान के रूप में किया जाता था सिक्कों का प्रयोग। अब रही बात की सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद का जो काल है उसमें मिले, जो शीशे, पोटीन भी एक प्रकार का धातु हुआ करता था, तांबा, कांसा, चांदी और सोना के मिले, जो मौर्य के बाद मिले। और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। तो प्रश्न आ सकता है कि सोने के सिक्के सबसे अधिक किस शासन के काल में शासकों ने किया? तो वो गुप्त शासकों ने किया। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों ने किया। जैसा कि आपने देखा कि कुषाण शासकों में खुदाई के क्रम में तांबा, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के मिले। ठीक उसी प्रकार जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के वो कुषाण शासकों ने किया। और सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक सिक्के शीशे के जारी किए। शीशे के सिक्के कौन सबसे ज्यादा किए? वो सातवाहन शासकों ने किया। इस प्रकार हम ऐतिहासिक स्रोतों में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इतिहास को जानने में हमें सफलता मिली। ठीक इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, जिससे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो बने रहेंगे, अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपकी ज्ञान में कुछ वृद्धि हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, और निश्चित रूप से इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।